ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही ऐसा क्लासिफिकेशन था पहला जिसमें फंजाई को सेपरेट ग्रुप में रखा गया। सेल वॉल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन जो है वो भी टाइप अपन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इसके सेपरेशन का बेसिस था वो फैकल्टेटिव प्रोसेस में जैसा आपको दिया गया है उसका ऑपोजिट रेफरेंस होगा। जैसे मैं लिखूं फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, बच्चों फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में अगर लिख रहा हूं तो बेसिकली वो क्या है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्यूमुलेटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो सारे एक्यूमुलेट होंगे और क्या बनता चला जाएगा। हाँ बच्चों कैसे हो? पीडब्ल्यू रैपिड रिवीजन सीरीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं एनसीईआरटी 11th की जो है उसका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये क्लियर करेंगे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सब बच्चे जानते हैं, तो किंगडम मोनेरा से लेकर हमारे पास सबसे पहले और जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो मोनेरा है। किंगडम मोनेरा से लेकर एनिमेलिया तक की जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर और स्पेसिफिकेशंस हैं। आपको पता है इस चैप्टर में हमें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के साथ साथ फंजाई के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए एनसीईआरटी ने बच्चों मेंशन किया, कुछ स्टेटमेंट सीधा देख लेते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो अटेम्प्ट लिया एरिस्टोटल ने, आप ध्यान रखें इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं जिन्होंने एक साइंटिफिक बेस दिया। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया प्लांट्स के लिए, उनको ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स में कैटेगराइज किया। एंड ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, किसके बेसिस पे? आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पल्स जो है उनके बेसिस पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिस्क्रिप्शन आया या प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिटेल आई वो कहां से आई? एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के। हालांकि इससे पहले भी हम बात कर सकते हैं जो चरक संहिता है, चरक संहिता में इससे पहले आप ये कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन रखा गया था। अब हम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन से 2 किंगडम्स? अगर आप बात करें सबसे पहले तो आप कहेंगे यहां किंगडम्स हैं प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया ये जो 2 किंगडम है बच्चों, इन किंगडम्स में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया, तो आप ये कह सकते हैं यहां कुछ बेसिस लिए गए। जैसे प्लांटी की बात अगर आप करें तो हम कह सकते हैं सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस को देख लिया गया। ठीक है, सेंसिटिविटी को देखा गया था, वो दोनों में ही आप जानते हैं प्रेजेंट थी। ठीक, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कैरेक्टर है। बेसिकली ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक जो नेचर थी, ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक नेचर जो है वो कंसीडर कर ली गई। तो इसके बेसिस पे भी हम दोनों को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन तो आया, लेकिन यहां से कुछ डिसएडवांटेज है, इसकी कुछ डीमेरिट्स हमारे सामने हैं। और ये जो डीमेरिट्स हैं ये क्या है? देखो ये सिस्टम जो है वो किसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया? यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में किसी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी कोई डिस्टिंग्विश किसी तरीके से आप ये कह सकते हैं डिफरेंस ही नहीं कर पाया। हालांकि लार्ज स्केल पर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक भी यहां नहीं दिया गया था। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चले तो सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। वैसे 3 किंगडम 4 किंगडम सिस्टम आए। आपको पता है 3 किंगडम सिस्टम हीकल ने प्रपोज किया था और 4 किंगडम सिस्टम जो है कॉपलैंड ने प्रपोज किया था। अल्टीमेटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आप आ जाइए। दिस इज द मोस्ट नॉन या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट ऑथेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आरएच व्हिटेकर ने प्रपोज किया था। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया 5 किंगडम्स में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्लियर? 5 फंजाई वर प्लेस्ड सेपरेटली इन किंगडम फंजाई। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही ऐसा क्लासिफिकेशन था पहला जिसमें फंजाई को सेपरेट ग्रुप में रखा गया। आप जानते होंगे इससे पहले फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी के साथ मेंशन किया गया था। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बच्चों बेसिस क्या थे? तो इनके बेसिस पे अगर अपन बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बताते जाइए आप। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन अपन देख सकते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है, इस मोनेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आप बात करें किसकी? प्रोटिस्टा। उसके बाद देखिए बच्चों यहां से फंजाई आया एग्जिस्टेंस में, प्लांटी और एनिमेलिया पहले से एग्जिस्टेंस में थे, ऐसा ही है।
प्लांटी और एनिमेलिया पहले से ही एग्जिस्टेंस में थे। जब आप किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं तो हम पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर लेते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां से मैं अगर डिवीजन करूं तो आप ये कह सकते हैं इस किंगडम मोनेरा से ऊपर के जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं क्या सारे यूकैरियोट्स हैं? आप कहेंगे इसके ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके नीचे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर पे अपन चलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे अपन जब चलते हैं तो आपको देखो ये देखने को मिलेगा कि किंगडम प्रोटिस्टा से ठीक नीचे, मतलब प्रोटिस्टा और मोनेरा ये सब कैसे थे? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो ये जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? सारे यहां मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट हो रहा था। क्लियर? तो इस तरीके से ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उसके बाद देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों रखा गया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि फंजाई कंप्लीटली कैसे हैं? फंजाई कंप्लीटली हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो कंप्लीटली ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स कंप्लीटली ऑटोट्रॉप्स हैं, और एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हैं क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा गया। उसके बाद में यहाँ एक बेसिस रखा गया था जिसको आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस भी कह सकते हैं। मतलब मैं अगर ये कहूं कि ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अरेंज किया गया है। देखो सबसे पहले मैं मोनेरा की बात करूं तो यहाँ पैरासेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। प्रोटिस्टा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? प्रोटिस्टा से। और उसके बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात करें तो इस तरफ आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। कैसा? ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम सिस्टम। तो यहां अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैं आइडेंटिफाई करूं तो मैं कह सकता हूं सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और अभी हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप ध्यान रखेंगे। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें देखो एनसीईआरटी की एक टेबल है, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले सेल वॉल की बात ये कर रहा है तो किंगडम मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। आपको पता है पॉलीसेकेराइड्स की बनी है, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड से बता सकते हो? नाग एंड नाम। अच्छा, नाग और नाम में यहां आप जानते हैं दोनों अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेटिव प्रेजेंस होती है बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। यूकैरियोट्स में आइए आगे, सेल वॉल वो कह रहा है कुछ एक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में जैसे आप क्राइसोफाइट्स कह सकते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स कह सकते हैं, उनमें ऑल टुगेदर प्रेजेंट होती है, आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद फंजाई की बात करें तो परफेक्टली काइटिन, लेकिन यहाँ एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा है? नाग। यूकैरियोट में, प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, और यहाँ आप कह सकते हैं क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यहां भी आपको पता है ये इसलिए एब्सेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, ये भी क्या होगा? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन, और टिश्यू के साथ साथ आप कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बॉडी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों देखिए ऑटोट्रॉपिक होगा, लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा में ही होती है। ये ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा जिसमें फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये कंप्लीटली हेटेरोट्रॉप होगा जिसमें सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होंगी। ये ऑटोट्रॉपिक है जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और ये हेटेरोट्रॉपिक होने के साथ साथ होलोजोइक, देखो लिखा है होलोजोइक होता है जो इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं। तो यहाँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या होगा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो ये देखिए, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एनसीईआरटी का रेफरेंस है, हमें दे रखा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने? कार्ल वोज ने, आप ये कह सकते हैं ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इन्होंने रिप्रेजेंट किए, जिसमें प्रोकैरियोट्स को 2 में डिवाइड कर लिया। क्या था? बैक्टीरिया एंड आर्किया।
ये प्रोकैरियोट्स या फिर मोनेरा को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर लिया, तो एक तरीके से मोनेरा के दो किंगडम बना दिए गए। बाकी यूकैरियोट्स में यूकैरिया के प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया एज सेम थे, तो टोटल किंगडम 6 हो गए। बेसिस बता सकते हैं, बेस क्या था? 16S RRNA, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये कॉम्पोजिशन जो है वो भी टाइप अपन ले सकते हैं, क्योंकि यहां तो इसके सेपरेशन का बेसिस था वो प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में जो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया डिफाइन किया गया, उसमें सेल वॉल का रेफरेंस आप ले सकते हैं, उसमें सेल वॉल जो है उसकी एग्जिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, हिस्टोन जो है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन देखते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो आर्की बैक्टीरिया है प्रिमिटिव है, उसमें किसकी प्रेजेंस होती है? हिस्टोन की प्रेजेंस होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे, ठीक है। अब किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले आता है मोनेरा। देखो किंगडम मोनेरा जो है उसका सोल मेंबर कहा जाता है किसको? बैक्टीरिया को। आप कहते हैं बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब ये जो बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कहा जा रहा है, इसमें देखो जल्दी से अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो एक डायग्राम के साथ ऑब्जर्व करते हैं। आप ये जानते हैं इसके टिप पार्ट पर इस तरीके से प्रेजेंट होगा फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला की प्रेजेंस एपिकल पार्ट में भी हो सकती है, थ्रू आउट सेल सरफेस भी हो सकती है। तो यहाँ ये सबसे पहले और बाहर की तरफ इसमें स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो सेल वॉल है बच्चों। इसके ऊपर यहाँ जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। किसकी प्रेजेंस होगी? यहां आप कह सकते हैं यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स की प्रेजेंस होगी। तो ये जो वॉल मटेरियल है, इसके बाहर एक केमिकल डिपोजिशन होता है जो बेसिकली पॉलीसैकेराइड सी होते हैं, और ये क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी? देखो आप कहेंगे अंदर की तरफ सेल वॉल थी और उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होगी। तो ये बैक्टीरिया में जो सेलुलर एनवेलप है, उस सेलुलर एनवेलप की बेसिकली 3 पार्ट्स हो गए। एक सबसे पहले आप कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, क्या हुआ? उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके सेल मेम्ब्रेन का स्पेसिफिकेशन बताएंगे आप? आपने कहा सेल मेम्ब्रेन का स्पेसिफिकेशन ये है कि यहां प्रेजेंट है मीजोसोम, जो मीजोसोम इनफोल्डिंग है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके साइटोप्लाज्म में जो है बच्चों, वो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। इसको आप कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्या कहा जा रहा है? और ये न्यूक्लियोइड आप कहते हैं इसका क्या होगा? नेकेड जीनोम, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस की तरह, मतलब यूकैरियोट्स की तरह जो न्यूक्लियस है वो यहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं होता, तो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है। क्या आप ये कह सकते हैं ये सिंगल सर्कुलर dsDNA है? डेफिनेटली ये dsDNA की प्रेजेंस है। आप इसकी मेम्ब्रेन पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की चेन लगी होगी। दिस विल बी द चेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम की चेन यहाँ प्रेजेंट होगी। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो इसके सेल सरफेस पर आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी जिनको अपन क्या कह सकते हैं? फिम्ब्री। और फिम्ब्री जो है वो बेसिकली एडेशन में काम आती हैं। और इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होता है, जिसको पैरासेक्सुअलिटी का पार्ट ही माना जाता है, उसके लिए यहां प्रेजेंट होती हैं पिलाई। तो एक पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर पिलाई है, ये जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों आप कह सकते हैं क्या है? फिम्ब्री है। और इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कह रहे हैं? फ्लैजिला। तो सेलुलर एनवेलप जो था, उस सेलुलर एनवेलप के ये 3 पार्ट्स थे, और ये बाहर की तरफ जो प्रेजेंट थे वो सेलुलर अपेंडेजेस थे। कौन सा राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होगा? तो आप कहेंगे 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। पॉलीसोम जब बनता है तो ये राइबोसोम mRNA पर लाइन अप हो जाते हैं। क्या होंगे? mRNA पर लाइन अप हो जाते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो प्रेजेंट होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ RNA, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें प्रेजेंट होंगे बच्चों RNA, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इनकी प्रेजेंस आप ये कह सकते हैं इसमें होगी, ठीक है। तो ये RNA, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की प्रेजेंस इसमें होती है। अच्छा, यहां से 2 से 3 स्पेसिफिक बातें आपको पता है। इसी बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। ये इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती हैं?
प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये स्मॉल आप कह सकते हैं ग्रेन्यूल्स है एक तरीके से, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सब्सटेंसेस को स्टोरेज में लाते हैं। एक और कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं, दैट इज एग्जैक्टली द प्लाज्मिड। आपको पता है सर्कुलर डीएस डीएनए जो एक्स्ट्रा डीएनए है, जीनोमिक डीएनए के अलावा प्रेजेंट है, इसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मिड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जल्दी से इसके सेल वॉल को कंक्लूड करिए, बताओ किसकी बनी हुई है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है जिसमें प्रेजेंट है नाग एंड नाम प्रेजेंट है। ये जो नाग और नाम है एन एसिटाइल ग्लूकेसेमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, जो आप कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। सेल मेम्ब्रेन थ्रू आउट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर होगी, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जो कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ये आपने यहाँ लिख दिया है। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है इसको कैटेगराइज किया गया, तो बैक्टीरिया को जब कैटेगराइज किया गया तो आपके पास एक कंपोनेंट आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा कंपोनेंट यूबैक्टीरिया है, ठीक है, एक आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया को पहले अपन देख लेते हैं, क्या ये मेथेनोजेंस जो हैं वो आर्कीबैक्टीरिया का टाइप है? एनसीईआरटी के हिसाब से देखो 2 से 3 बातें आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। मार्सी एरियाज में और मार्सी हैबिटेट में ये सर्वाइव करते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स की मिड गट में ये प्रेजेंट है। कहां? रूमिनेंट एनिमल्स जो हैं उन रूमिनेंट एनिमल्स की मिड गट में जो ये प्रेजेंट हैं, और ये स्पेसिफिकली क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। आप ये कहेंगे CH4 का ये फॉर्मेशन करते हैं, और CH4 का फॉर्मेशन प्रोसेस इनका जो होता है उसको देखो रेस्पिरेशन के चैप्टर से थोड़ा सा मैं कनेक्ट करता हूं। ये जो CH4 ये बनाते हैं ये अनएरोबिक कंडीशन में बनता है, और अनएरोबिक कंडीशन में कब बनता है, जब ये रूमिनेंट एनिमल्स जो सेलुलोजी कंपोनेंट खाते हैं, जो प्लांट मटेरियल यूज करते हैं, उस सेलुलोज का आप ये कह सकते हैं यहाँ क्या चल रहा होता है, पार्शियल डाइजेशन। उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियस मेथेन बनेगी। तो इस हिसाब से आप इस बैक्टीरिया को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, ये एरोबिक है कि अनएरोबिक, ये अनएरोब्स हैं जो मेथेनोजेंस के फॉर्म में काउंट होते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। यहाँ प्रोसेस मेथेन को बनाने की हो रही है, कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो आप ये कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के बिहाफ पे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होंगे और हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर? अब इसके बाद जल्दी से इस पे आइए, हेलोफिल्स, बताओ कौन से होंगे। आप ये कहेंगे ये वो होंगे जो साल्टी एरियाज में सरवाइव करते हैं। कहां? सॉल्टी एरियाज में सरवाइव करते हैं, जहां सॉल्ट कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी। तो ये अपने आप को प्लाज्मोलाइसिस से कैसे बचा पाएंगे? तो आप कहेंगे इनकी सेल में जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम क्लोराइड वो काफी ज्यादा होती है, अपने सेल में ये मेंटेन करते हैं जिससे इनका प्रोटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इवन आप ये कहेंगे 10 to 15% NaCl सॉल्यूशन जो होता है उसमें इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये हेलोफिल्स हैं, ठीक है। हेलोफिल सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव करते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के साथ इनका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। लास्ट थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स पे जब आए तो इसमें देखो ड्यूअल प्रॉपर्टी है। थर्मोएसिडोफिल्स में ड्यूअल प्रॉपर्टी है, ये आप कह सकते हैं हाई एसिडिक एनवायरमेंट, हाई एसिडिक एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ये लो पीएच पे सरवाइव कर पाएगा। किस पे सरवाइव करेगा? ये लो पीएच पे सरवाइव करेगा। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं ये हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है, जिसमें जनरली बच्चों 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन किया जाता है। तो ये थर्मोएसिडोफिल्स हैं, ठीक है, जो सल्फर कंटेनिंग एनवायरनमेंट में बेसिकली सरवाइव करते हैं। जैसे आप वाटर सोर्सेज की बात करते हैं कि जो वार्म वाटर सोर्सेज हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिकली कौन से बैक्टीरिया हैं, सल्फर बैक्टीरिया यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी के रेफरेंसेज जो है वो ही हम लेंगे, वाइड अप्रोच में नहीं जाएंगे। ये आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट्स और रेफरेंसेज हैं जो एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। अब देखो अगला अपन आते हैं बैक्टीरिया पे। जो यू बैक्टीरिया है परफेक्ट, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को आप परफेक्ट बैक्टीरिया कह सकते हैं। सबसे पहले शेप की बात करें तो आप जानते हैं शेप, 4 शेप्स आपको यहां दे रखी हैं, ठीक है। क्या क्या कहेंगे, देखो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये कोकाई है।
अगर राउंड और स्फेरिकल है तो क्या कहे जाएंगे? कोकस। ये बेसिलस है तो इसका मतलब रॉड शेप होंगे। स्पाइरल इरेगुलर फॉर्म है, और इसके अलावा ये कोमा शेप जो है वो क्या होंगे? विब्रियो, ये कोमा शेप होंगे। तो 4 शेप्स बच्चों इसमें मेंशन की जाती हैं। अच्छा, क्लियर करें, मोटिलिटी के लिए किसकी प्रेजेंस है? देखो, मोटिलिटी के लिए बच्चों फ्लैजिला की प्रेजेंस है, और यहां जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, अब सेल बायोलॉजी में भी हमारा ये टॉपिक है फ्लैजिला और सीलिया, तो आप ध्यान रखें फ्लैजिला इज द एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, नॉट द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल से ये एक्सटेंड होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं होता है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सेल वॉल की ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होंगी। आप बच्चों देखेंगे तो यहां इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये रॉड के थ्रू कनेक्ट करती हैं, और इसको आप बोलते हैं फ्लैजिला की बेसल बॉडी। क्या बोलेंगे? यहां से बाहर जो स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज नोन एज द हुक, और उससे बाहर जो निकलता है ये फिलामेंट है, या इसको फ्लैजिलम आप कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थी वो बेसल बॉडी थी, ये बेसल बॉडी आप कह सकते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है। मैंने CW और CM जो लिखा है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वॉल और मेम्ब्रेन में एम्बेडेड फॉर्म में है। जो रिंग है बच्चों वो होती है LPSM एंड रिंग, और इसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो कनेक्ट करता है, वो क्या कहा जाता है? रोड। तो बेसल बॉडी एक पार्ट हुआ, उसके बाद में दूसरा पार्ट इसका हुआ हुक, और तीसरा पार्ट जो है वो क्या हुआ? फिलामेंट। तो ये मोटिलिटी फ्लैजिला के थ्रू शो करती है। कौन से में फ्लैजिला नहीं होगा? कोकस में आप ये कह सकते हैं फ्लैजिला की एब्सेंस होगी। इसके अलावा ध्यान रखें आप BGA या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें भी फ्लैजिला एब्सेंट होगा। फ्लैजिला की प्रेजेंस जो है वो आप ये कह सकते हैं सिंगल फ्लैजिला हो सकता है एंटीरियर पोजीशन पे। सिंगल अगर होता है तो बेसिकली कौन सी पोजीशन पे होता है? एंटीरियर पोजीशन पे। या फिर आप कह सकते हैं फ्लैजिला की जो प्रेजेंस है वो होती है थ्रू आउट सरफेस। क्या होगी फ्लैजिला की प्रेजेंस? थ्रू आउट सरफेस, एंटायर सरफेस पे भी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। अब इसकी स्ट्रक्चर जो हमने इनिशियली डिस्कस की थी उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बता रहा है। फिर देखो, सबसे पहले आते हैं अपन न्यूट्रिशन पे। आपको यू बैक्टीरिया के केस में एनसीईआरटी ने लिख के दे रखा है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट डाइवर्स, ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप किस रेफरेंस में कहा? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के केस में मोस्ट डाइवर्स कहा गया। क्लियर? न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स है सीधा उन पे बात करते हैं। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक? मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आप कहेंगे बच्चों हेटेरोट्रॉफिक होता है। क्या होगा? मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होगा हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं, और जो ऑटोट्रॉप्स हैं, इन ऑटोट्रॉप्स में भी आप ये कह सकते हैं यहां दो कैटेगरी आपके पास हैं। एक होगा कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और दूसरा होगा फोटो ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी करते हैं और कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी भी करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स वो होंगे जो आप ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपनी एनर्जी गेन कर सकें। जैसे बीजीए के साथ एक स्टेटमेंट दे रखा है, जो एनर्जी गेन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हुए, वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और फोटो ऑटोट्रॉप्स आप जानते हैं वो होते हैं जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब देखो, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा क्यों कही गई? तो आपने कहा क्या मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया तो हेटेरोट्रॉप्स हैं। इस हेटेरोट्रॉप्स में भी आप कहेंगे ये हो सकते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या होंगे? ये सैप्रोफाइट्स होंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं। रेस्पिरेशन पे आ जाइए। रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया एरोबिक और ये एरोबिक एक्टिविटी करता है, एनारोबिकली रेस्पायर करता है। आपको अलग अलग कंडीशन में बैक्टीरिया एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में मिलेंगे, जिसमें ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव टाइप मिलेगा। अगर ऑब्लिगेट बच्चों कहा जा रहा है, इसका मतलब दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब O2 की प्रेजेंस जो है, O2 की प्रेजेंस आप ये कह सकते हैं यहां मस्ट है। O2 की एब्सेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। कौन से? ऑब्लिगेट एरोब्स। और ऑब्लिगेट अनएरोब्स अगर होंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो डेड हो जाएंगे।
फैकल्टेटिव वर्ड जहां आता है वहां आप ये ध्यान रखें, रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम फैकल्टेटिव की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव जो है इसमें हम कह सकते हैं फैकल्टेटिव प्रोसेस में जैसा आपको दिया गया है उसका ऑपोजिट रेफरेंस होगा। जैसे मैं लिखूं फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, बच्चों फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में अगर लिख रहा हूं तो बेसिकली वो क्या है, एरोब्स और एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं तो यू बैक्टीरिया जो था, मतलब जो परफेक्ट बैक्टीरिया है, इसमें आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप ये कह सकते हैं यहां एब्सेंट होता है, मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहां प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन पैरासेक्सुअलिटी। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जो टाइप हैं यही क्या है, पैरासेक्सुअलिटी है। पैरासेक्सुअलिटी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखना, दिस इज द प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ये होता है प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर के जो मेथड्स आपको दे रखे हैं बच्चों, ये ट्रांसफर के मेथड्स जो हैं वो आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन आप डिटेल में पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और कॉन्जुगेशन में आप कहते हैं एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना प्लाज्मिड या जो प्लाज्मिड डीएनए है वो डोनेट करता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसमें फीजन एक प्रोसेस है जिसमें सिंपली आप ये कह सकते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया अपनी प्रोजेनी बना लेता है। और एंडोस्पोर्स आप ये कह सकते हैं ये बेसिकली थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं या थिक वॉल स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स का फॉर्मेशन कब किया जाता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो थिक वॉल स्पोर्स कब बनाए जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में आप ये कह सकते हैं ये बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसका होता है रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद है माइकोप्लाज्मा। आपको पता है माइकोप्लाज्मा हमारे सिलेबस में जो दिया गया एनसीईआरटी ने बहुत कम लिखा है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पे सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप कह सकते हैं ये होगा वॉललेस प्रोकैरियोट। क्लियर है, वॉललेस प्रोकैरियोट है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, इसका मतलब बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। क्या लिखूं, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, ये एरोबिक होगा। सेल वॉल बच्चों कंप्लीटली लैक करता है और ये पैथोजेनिक रेफरेंस रिप्रेजेंट करता है किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स। इनमें पैथोजेनिक आप ये कह सकते हैं इसके रेफरेंस है। जैसे येलो मैन मोजेक जो है वो माइकोप्लाज्मल डिजीज है, उसके थ्रू हो सकता है। ठीक, तो ये हुआ माइकोप्लाज्मा। अब उसके बाद में फाइनल है इसमें साइनोबैक्टीरिया। आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स हैं। क्या है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स हैं, मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। नेचर में ऑटो इवॉल्विंग एक्टिविटी हो रही है। नेचर में ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का क्रेडिट किसको जाता है, इसी बीजीए को जाता है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं। बेसिकली अगर हैबिटेट देखा जाए तो क्या होगा, फ्रेश वाटर। ये अगर देखें फिलामेंट, तो बच्चों इस फिलामेंट को कहा जाएगा ट्राइकोम। इनका जो फिलामेंट है वो क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है। इस ट्राइकोम में आप देखेंगे तो ये जो सेल्स हैं इनको आप वेजिटेटिव सेल्स कहेंगे, और ये स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं किसके लिए है, N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बना हुआ सेल है। इसके ऊपर इस फिलामेंट या ट्राइकोम के ऊपर देखिए बच्चों म्यूसिलेजिनस शीथ की प्रेजेंस है। ये म्यूसिलेजिनस शीथ बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्टिव। आप अगर हेटेरोसिस्ट या N2 फिक्सेशन की बात करें तो आप जानते हैं N2 फिक्सेशन जो है वो बीजीए का स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे बीजीए जो है वो N2 फिक्सर्स होते हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल है एनाबीना एंड नोस्टॉक। ये एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटर, या एक और एग्जांपल आता है, ये N2 फिक्सर्स होते हैं।
इस हेटेरोसिस्ट को आइडेंटिफाई करने का एक बेसिक मेथड है, वो ये है, देखिए हेटेरोसिस्ट जो होगी वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज होती है, बाकी की वेजिटेटिव सेल से कंपैरेटिवली ये बड़ी होगी। दूसरा आप ये कह सकते हैं ये थिक वॉल्ड होगी एंड इट विल बी इम्परमिएबल टू गैसेज। ये गैसेज के लिए इम्परमिएबल होगी, किसको छोड़कर? नाइट्रोजन को छोड़कर, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, यही एक रेफरेंस लिख देता हूं। पिगमेंटेशन किसका सिमिलर होगा? पिगमेंटेशन सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स जो हैं उनके सिमिलर इनमें पिगमेंटेशन होगा। ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जैसा पहले ही हम क्लियर कर चुके, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेट्स हैं। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, जब डिटेल की क्लास हम पढ़ते हैं तो आपको पता है बहुत सारे कैरेक्टर्स हम और इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो आप जानते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है। किसका? आप ये कह सकते हैं दिस इज द ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के इस ग्रुप में सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल्स आएंगी। ये जो है वो प्रिमिलरली एक्वेटिक होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है द मेंबर्स आर प्रिमिलरली एक्वेटिक। इसका मतलब मोस्टली जो है वो कौन सी हैबिटेट में ये सर्वाइव कर रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में। देखिए अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है? ये कोई बता सकता है? ये कोई बता सकता है? बाउंड्री और लिमिटेशंस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। इसमें जितने सारे ऑर्गेनिज्म लिखे गए हैं या जितने सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनके लिए आप कह सकते हैं नो कॉमन एंसेस्टर। कोई भी कॉमन आप कह सकते हैं एंसेस्टर इसका नहीं है, क्योंकि यहां जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आप स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे तो दे आर द प्रीकर्सर और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एज द फंजाई। आप बात करेंगे अमीबा, ये जो है वो किंगडम प्रोटोजोन से रिलेट करते हैं, तो ये किंगडम एनिमेलिया से कोरिलेट करते हैं। यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट, पैरामीशियम, डायटम्स, ये सब दे रखा है। तो आप देखो क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, रेस्पिड्स जिसमें आते हैं। इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स ये फोटोसिंथेटिक है, प्लांट से रिजेंबल करते हैं। स्लाइम मोल्ड रिजेंबल करता है किसके साथ? फंजाई के साथ। और अगर आप प्रोटोजोन्स की बात करेंगे तो वो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से किसके एंसेस्टर है? किंगडम एनिमेलिया के। तो अल्टीमेटली बच्चों इस किंगडम की इसीलिए बाउंड्री और लिमिटेशंस जो है वो डिफाइंड नहीं है। ये कह रहा है रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली सेल डिवीजन ही होगा, और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये आप ये कह दें यहीं से इनिशिएट हुआ, इनिशिएट फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा। जाइगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी वो सबसे पहली बार यही देखी गई। जाइगोट फॉर्मेशन सबसे पहले यही हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो क्राइसोफाइट्स, इनके कुछ एनसीईआरटी के कैरेक्टर्स हैं, इनको फटाफट रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइट सबसे पहला ग्रुप है आपके पास। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी आएंगे। तो देखो डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए किसका इंपैक्ट? जेंथोफिल्स, स्पेसिफिकली इसका इंपैक्ट माइक्रोस्कोपिक है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। इससे मैं रेफरेंस बच्चों ऐड कर सकता हूं कि ये जो है वो क्या है? जस्ट नियर द सरफेस ऑफ वाटर ये फ्लोट करते हैं। इसका मतलब लाइट इनके लिए कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। आपको पता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस भी हैं। ये एनसीईआरटी का लास्ट स्टेटमेंट है इसी ग्रुप का, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में कई बार पूछा गया। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। और आप एक बात जरूर ध्यान रखें, ये जिनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता उनको हम बच्चों लिखते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या लिखेंगे? ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स लिखेंगे, और फाइटोप्लैंक्टॉन सरफेस के आसपास ही फ्लोट करते हैं। आप जान रहे हैं जिनमें मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। सेल वॉल में सिलिका शीथ होती है और इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। तो इनके लिए इंडेस्ट्रक्टिबल फॉर्म अगर आप देखें तो आपको पता है इनका सेल वॉल इस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि सॉफ्ट बॉक्स की तरह ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये जो इसकी बॉडी है वो इस तरीके से सिलिका से कवर्ड होती है और ये फिट हो जाती है। ये इंडेस्ट्रक्टिबल जो रिमेन्स है इसके, जैसे ही डेथ होगी इंडेस्ट्रक्टिबल रिमेन्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं और फर्दर ये बनाते हैं डायटोमेसियस अर्थ। इसकी बॉडी के इन पार्ट को बच्चों क्या बोला जाता है? एपिथीका एंड हाइपोथीका। ये एपिथीका और हाइपोथीका जो है वो कंसीडर किया जाता है।
ये जो कह रहे हैं ना डायटोमिसियस अर्थ बनाते हैं, तो देखो ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, डायटोमिसियस अर्थ बनाएंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे इसकी हैबिटेट में जो रिमेन्स हैं, दीज रिमेन्स विल एक्यूमुलेट, और उसके अलावा बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्यूमुलेटिंग सब्सटेंसेज जो है वो सारे एक्यूमुलेट होंगे और क्या बनता चला जाएगा, डायटोमिसियस अर्थ। ध्यान रखें वहां दे रखा है बिलियंस ऑफ ईयर्स की एक्टिविटी है, सिंगल डे में या एक बार में नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद अगला है डायनोफ्लैजिलेट्स। आप जानते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो मैराइन हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म है, मेनली फोटोसिंथेटिक होंगे, वेरियस कलर्स में अपीयर होते हैं डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट इन देयर सेल वॉल्स। मेन पिगमेंट जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है, सॉरी इन देयर वॉल्स। फिर ये बाइफ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं इनमें ग्रूव्ड बॉडी होती है, बेसिकली इनकी बॉडी जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रूव प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैजिला बच्चों प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स और एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडिनल। आपको क्लियर है, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरीके से फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है। सेल वॉल जो है वो स्टिफ होती है, कठोर कड़क, और वो स्टिफनेस क्यों आ जाती है, बिकॉज ऑफ द सेलुलोजिक प्लेट्स। तो यहां सेल वॉल पर आप ये कह सकते हैं सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये स्टिफनेस एक शो करता है। तो बॉडी इसकी आपने कहा सेगमेंटेड थी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड टाइड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक आपको रेड सी देखने को मिलेगा, एक रेड टाइड। क्या यहाँ मल्टीप्लीकेशन की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है? मल्टीप्लीकेशन की एक्टिविटी फास्ट होने से ही ये क्या शो करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की एक्टिविटी फास्ट होने से ही आप ये कह सकते हैं ये रेड टाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहे हैं टॉक्सिन्स रिलीज बाय ऑर्गेनिज्म मे किल अदर मैराइन एनिमल्स, और देखो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं बच्चों इनको कहा जाता है, ये हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। क्या है ये? एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि ये जैसे गॉनियोलेक्स है, ये फिशेज वगैरह या बाकी के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी क्या करवा देते हैं, डेथ करवा देते हैं। लास्ट इस कैटेगरी का है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आपको पता है एक तरीके से प्लांट और एनिमल के बीच का लिविंग कनेक्ट है। यहां यूग्लिनॉइड्स में आप देख रहे हैं तो ये फ्लैजिला आपको दिखा रखा है, एक एक्सटेंडेड फ्लैजिला होता है, जबकि दूसरा आप ये कह सकते हैं क्या हो गया है, शॉर्ट या रिड्यूस्ड हो गया है, एक एक्सटेंडेड फ्लैजिला होता है। और इस तरीके से टैपरिंग एंड वाली बॉडी होती है इसकी, ठीक है। ये फ्रेश वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ जो है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो इसका जो मेन कैरेक्टर है, जहां से इस पे क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि ये होते हैं मिक्सोट्रॉप्स। क्या होंगे ये? मिक्सोट्रॉप्स होंगे बच्चों। सनलाइट की प्रेजेंस में आप ये कह सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेंगे, लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो अपने सराउंडिंग कंडीशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट भी कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट भी कर लेते हैं, इनगल्फिंग करते हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं प्रीडेटर इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेशन, सनलाइट की प्रेजेंस जो होगी उसमें तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और लाइट डिप्राइव्ड कंडीशन होगी उसमें क्या करेगा, प्रीडेशन करेगा। मतलब उस टाइम ये शो कर रहा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक कंडीशन फोटोसिंथेटिक है और दूसरी कंडीशन क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाइफ्लैजिलेटेड होता है, एक फ्लैजिला शॉर्ट और दूसरा फ्लैजिला, सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन ध्यान रखें प्रोटीनियसिस लेयर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलेंगे आप, पेलिकल। ये जो यूग्लिना है इसके बारे में मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत बच्चों को डाउट होता है। यूग्लिना यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म आपको दे रखा है, दिस इज बेसिकली द जेनेरा और जीनस, लेकिन ये जो यूग्लिनॉइड्स है ये बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है। इसके बाद देखो अगला है स्लाइम मोल्ड। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स, इसमें आप ये कह सकते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। क्या है ये? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। और बच्चों ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करेंगे। ऑब्वियस है कहां रहेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर बच्चों ये सरवाइव करेंगे, सैप्रोफाइट्स हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ये लेंगे। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी मूव्स अलोंग विद द डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आप जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये स्लाइम मोल्ड्स मूव कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां सिंगल सिंगल सेल जो है वो एक्यूमुलेट करती हैं, मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि एग्रीगेशन बनाती हैं, पास पास या साथ साथ आती हैं, और जब एग्रीगेशन बनता है तो उस एग्रीगेशन से एक फॉर्म क्रिएट होता है, और वो जो फॉर्म है वो क्या है, एसेलुलर फॉर्म। ध्यान रखो एनसीईआरटी में आपको जो दे रखा है वो कौन सा स्लाइम मोल्ड है,
एसेलुलर फॉर्म है। डेफिनेटली टू टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर देयर, एक एसेलुलर होता है और दूसरा सेलुलर होता है। जो एसेलुलर फॉर्म है, ये एसेलुलर फॉर्म क्यों कहा गया? क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जब एग्रीगेशन होता है, नो डिस्टिंक्शन और बाउंड्रीज, नो डिस्टिंक्शन ऑफ सेल्स और बाउंड्रीज, वहां किसी भी तरीके से सेल्स की जो बाउंड्रीज हैं उनका डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता। आप यहां सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जबकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो आप ये देखिए काफी बड़ा जो ग्रुपिंग है वो एक तरीके से यहां हो जाता है। तो सेवरल फीट मास जो डेवलप होता है उसी के अंदर आपको इनकलकेट होता हुआ दिखाई देगा ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसा जब होगा तो आपको ये लगेगा कि ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जबकि मूवमेंट नहीं होता है, वो एग्रीगेशन होता है। फिर देखो, अंडर फेवरेबल कंडीशंस फॉर्म प्लाज्मोडियम। ध्यान रखें, प्रोटोजोन के प्लाज्मोडियम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बनाई जा रही है उसको क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मोडियम। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोरिलेट करती हैं। तो यहाँ ये जो सेल होती है वो डिप्लॉयड हो जाती है और इसी से आप ये कह सकते हैं फर्दर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बच्चों स्पोर्स बनते हैं। इनके जो स्पोर्स हैं उनमें स्पेसिफिकेशन ये है कि इनके स्पोर्स पर क्या प्रेजेंट है, वॉल्स। वैसे ओवरऑल स्लाइम मोल्ड्स में वॉल एब्सेंट होती है, वैसे ओवरऑल आप ये कह सकते हैं वॉल क्या होती है, एब्सेंट। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो यहां जाके आप कह सकते हैं इनकी वॉल प्रेजेंट होती है। दीज आर रेजिस्टेंट टू द एडवर्स कंडीशंस। ये जो स्पोर्स बनते हैं वॉल वाले होते हैं या वॉल के साथ होते हैं, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंट होंगे। और इनका जो डिस्पर्जल है वो किसके थ्रू होता है, एयर करंट्स के थ्रू आप ये कह सकते हैं इसका डिस्पर्जल होता है। तो अब इसमें लास्ट ग्रुप आ गया है हमारा, जिसको प्रोटोजोन्स आप कहेंगे। प्रोटोजोन्स जो है उनमें बेसिकली हम बायोलॉजी बॉटनी वाले पोर्शन में इतना ही डिस्कस करते हैं, जिसको मैं समराइज कर रहा हूं। देखिए, प्रोटोजोन्स जो वो हेटेरोट्रॉफिक हैं एंड बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो इसका मतलब किंगडम एनिमेलिया के जो रिलेटिव हैं या जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन काउंट किए जाएंगे। फिर है अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अमीबॉइड में आपको पता है एंटमीबा और अमीबा होगा, फ्लैजिलेटेड में ट्रिपनोसोमा है, सीलिएटेड में पैरामीशियम है और स्पोरोजोन में। अब देखो, प्लाज्मोडियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है। इधर आप पैरामीशियम की अगर बात करें तो सीलिएटेड प्रोटोजोन है, ये पैरामीशियम आपको दे रखा है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें जो है वो एक वाटर कैविटी या फिर आप ये कह सकते हैं एक गलेट प्रेजेंट होती है। कैविटी या गलेट प्रेजेंट होती है, तो वो जो सीलिया की हेल्प से फूड मटेरियल जो है वो उसके आसपास जाता है और उस फूड मटेरियल को क्या कर लिया जाता है, इंटेक में लाया जाता है। तो ये फूड मटेरियल को लोड करने का एक तरीके से इसके अंदर तरीका है। तो ये पैरामीशियम। ट्रिपेनोसोमा जो है वो फ्लैजिलेटेड, और अमीबॉइड में एंटमीबा, और अमीबा आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन था हमारा, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पोर्शन में हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को रिवाइज किया। ऑल क्लियर? हाँ, क्वेश्चन है कोई? जी बताएं। माइक दो, माइक जल्दी से माइक दो आप। मैंने इसमें स्किप कर दिया है वो पंजाई और वायरस, बहुत सारा पढ़ा है तो वो हो ही नहीं पाएगा, वो कवर ही नहीं हो सकता। कैसे करोगे आप? एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूं कोई, उस पर डिस्कस कर लेते हैं अपन। लास्ट हो गया बस ये। हाँ बोलो आप। हाँ जी, नॉन सेलुलर फॉर्म। देखो, वायरसेज को लेके जो डाउट है, आपने कहा कि एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है सर उसमें एसेलुलर एंड नॉन सेलुलर फॉर्म लिखा है। ठीक है, एसेलुलर और नॉन सेलुलर। बेसिकली नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर कंसिडर किया गया तो नॉन सेलुलर का मतलब है कि आइदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किसी भी टाइप का क्या नहीं है, प्रेजेंट है, किसी भी तरीके का सेलुलर कॉम्पोजिशन यहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जब वो किसी होस्ट सेल में एंटर कर जाता है तो होस्ट सेल में जाने के बाद अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टर्म जो है वो एसेलुलर, सेल का नहीं होना, सेल का मतलब वायरस की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, एंड नॉन सेलुलर इसका मतलब है उस तरीके की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करना। तो टर्म के हिसाब से या मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक सी बात है, सिमिलर बातें हैं, लेकिन रिप्रेजेंट ये कैसे करता है। एसेलुलर का मतलब है कंप्लीटली लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
कंप्लीटली लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है होस्ट सेल में जाने के बाद, तो नॉन सेलुलर होने के बावजूद भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय, एक एग्जांपल आपके सामने है, आपको पता है अस्टिलेगो और पक्सिनिया दोनों आपको दे रखे हैं, एक क्या करता है? रेड रस्ट और एक ब्लैक रस्ट ऑफ। क्लियर? तो इस तरीके से हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रिवाइज किया। थैंक यू।